नमस्ते। सॉलिड फैक्ट विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, राहुल गांधी को लेकर इस समय खूब चर्चाएं चल रही हैं, उनके खुलासे को लेकर खूब चर्चाएं चल रही हैं। चुनाव आयोग उनसे एफिडेविट मांग रहा है और उस एफिडेविट के मामले में एक बड़ा खुलासा उत्तर प्रदेश से हुआ है, वो हम अभी दर्शकों को सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले आज की अपने इस बातचीत में हम समझेंगे पूरी क्रोनोलॉजी की कैसे ये सिस्टम काम कर रहा है, कैसे इस सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है और असल में ये खेल ईवीएम से, ईवीएम हैकिंग से, वोटर लिस्ट की हैकिंग से, वोटर्स के हैकिंग से कहीं आगे का खेल है। उस पूरी क्रोनोलॉजी को हम आपसे विस्तार पूर्वक समझेंगे। लेकिन उससे पहले जरा अखिलेश यादव जो बात कह रहे हैं वो दर्शक सुन लें। चुनाव आयोग की असली हकीकत सामने आ जाएगी, सुनवा दीजिए जरा। पार्टी ने 18,000 वोट जो बीजेपी के इशारे पे डिलीट किए गए थे, जो वोट लोग नहीं डाल पाए थे, विद एफिडेविट हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को दिया था। उसके बावजूद भी किसी भी आरओ पर, किसी भी बीएलओ पर कोई कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ने नहीं की। और अभी जो उपचुनाव हुआ था, जहां पर पुलिस खड़ी होकर के अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाल करके वोट रोक रही थी, और मैं आपसे कहता हूं कुंदरकी का आप सीसीटीवी रिकॉर्डिंग निकाल के लाइए, आपको पुलिस मिलेगी जो पुलिस वोट डाल रही है। क्योंकि अयोध्या में ये लोग हारे थे तो मिल्कीपुर हराना जरूरी था। किस अधिकारी को प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाना है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को क्या टारगेट दिया गया था, और वो रिकॉर्डिंग है जो हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को दिया। कुंदरकी का चुनाव लूट लिया। में आप पूरी नई हेमंत सर, अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि उन्होंने सारे सबूत दे चुके हैं वो, और चुनाव आयोग जो बात कह रहा है एफिडेविट, वो एफिडेविट के साथ उन्होंने दिया, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। तो एक तो राहुल गांधी का दावा, चुनाव आयोग की बेवकूफी भरी बातचीत, और दूसरा ये पूरी क्रोनोलॉजी जरा विस्तार पूर्वक समझा दीजिए कि क्यों, कैसे, क्या खेल हो रहा है। जो दिख रहा है खेल उससे कितना ज्यादा बड़ा है। राम प्रकाश जी नमस्कार। आपको, सारे दर्शक साथियों को भी रक्षाबंधन की सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। देखिए राम प्रकाश जी, ये जो आपने खेल की बात की, आप ये मान करके चलिएगा कि जो बहुत सारे संकुचित सोच के साथ हम ये सोचते हैं कि ईवीएम से खेल हो रहा है, हम ये सोच रहे हैं कि वोटर लिस्ट के जरिए खेल हो रहा है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ईवीएम की हैकिंग नहीं है, ये वोटर लिस्ट की हैकिंग नहीं है, ये पूरे चुनाव आयोग की हैकिंग है, पूरी की पूरी चुनाव प्रणाली की हैकिंग है, जो हमारा पॉपुलर नैरेटिव है उसकी हैकिंग है, और फाइनली अल्टीमेटली इस देश के लोकतंत्र की हैकिंग है। ये सारी पीढ़ियां है, ये सारी सीढ़ियां है, फेस वाइज ये प्रोसेस चल रहा है। इसको एक प्रोजेक्ट के तौर पे आप देखिए, इसको आइसोलेशन में मत देखिए। और ये अकेला ना तो महादेवपुरा में हुआ, ना अखिलेश के यहाँ हुआ, ना तेजस्वी के यहाँ होने जा रहा है। ये पूरा एक पैन इंडिया फिनोमिना है। और मैं आपको तमाम चुनावों के दौरान जब भी हमारी बात होती है, मैं आपको हमेशा ये बताता हूं कि राम प्रकाश जी, डेटा मैनिपुलेशन नाम की एक साइंस होती है, और उसको इन्होंने चैंपियन कर लिया है। उस बात पर हम आएंगे कैसे क्या करते हैं। सबसे पहले जो ये घटनाक्रम चल रहा है, इन्होंने एफिडेविट किससे मांगा? राहुल गांधी से। क्या कि आपने जो ये फाइंडिंग्स की हैं वो एफिडेविट आप हमें दीजिए। अखिलेश क्या कह रहे थे आपके सामने कि मैंने तो 18,000 का एफिडेविट दिया था, होगी जांच के। ममता बनर्जी ने मार्च के अंदर जब बात की डुप्लीकेट एपिक की, चुनाव आयोग का ऑफिशियल प्रेस नोट आपको दिखाया था मैंने, उसको भी दिखा दीजिएगा दर्शकों को, जिसमें था कि 3 महीने के अंदर हम इसको सॉर्ट आउट कर देंगे। आज अगस्त आ गई, हो गया क्या सॉर्ट आउट? उस पर कोई चर्चा भी है? वो हजम, बात गई बात, रात गई बात। अब एफिडेविट किससे मांग रहे? राहुल गांधी से। क्या जो कर्नाटका सीओ जिसके थ्रू एफिडेविट मंगवाया है गणेश गुप्ता ने, क्या कर्नाटका सीओ एफिडेविट दे सकते हैं कि उनकी वोटर लिस्ट महादेवपुरा की ठीक है? भाई वो है ना सुपरवाइजरी करनाल के, वो कर्नाटक के। क्या वो एफिडेविट दे सकते हैं कि हमारी ठीक है? क्या गणेश गुप्ता दे सकते हैं कि हमारी ठीक है? अखिलेश यादव ने दिया, उसकी आपने जांच कर ली। आज मैंने एक आर्टिकल भेजा है रावत साहब का, जो पूर्व चुनाव आयुक्त थे, वो दिखाइएगा दर्शकों को। और उन्होंने क्या कहा है कि बहानेबाजी नहीं चलेगी, जांच कीजिए। जांच करते ही पूरा इकोसिस्टम एक्सपोज हो जाएगा। तो जांच का दौर तो बहुत पहले बंद हो चुका है। सवाल राम प्रकाश जी क्या है, ये सिचुएशन समझिए क्या है। ये सिचुएशन ये है कि आपके घर में आया और मैंने दिखाया कि राम प्रकाश जी आपके यहाँ तो दीमक लगा हुआ है, और आप मुझे कहते हैं कि अच्छा दिखा दिया मैंने आपको। आप कहते हैं नहीं भाई साहब, पहले मुझे एफिडेविट दीजिए कि दीमक है। वो घर आपके ऊपर गिरेगा, मेरे ऊपर थोड़ी गिरेगा। तो इस घर को ढांड, जो लोकतंत्र रूपी घर है, उसको ढहाने का खेल। आपने घर से चोरी करते हुए एक आदमी को पकड़ा, चोरी का सामान पकड़ लिया, और वो आपको पलट के कहता है कि पहले एफिडेविट दीजिए कि मैंने चोरी की।
तो ये ज्ञानेश गुप्ता और कर्नाटका सीओ के जरिए ये पूरा इकोसिस्टम ये काम कर रहा है। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। लेकिन जब से राहुल गांधी ने कल मंच पे ये कहा कि कार्रवाई कीजिए इनके खिलाफ, उसके बाद नीचे से ऊपर तक कपकपी छुटी हुई है पूरे इकोसिस्टम की। 2 दिन से आपने तमाम जो पोमेरियन चैनल है वो देख रहे हैं आप किस तरीके से फैक्ट्स को खारिज कर रहे थे जो रिसर्च में आए हैं, जो तफ्तीश में सामने आए। जैसे ही राहुल गांधी ने ये कहा कर्नाटक की स्टेज पे कल रैली के दौरान कि इसकी जांच कीजिए, जांच का मतलब एफआईआर में कौन फंसेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। सारे के सारे बीएलओ, जो बीजेपी का सारा खेल तो कैसे होता है ये, अगर इसकी जांच हो गई तो ये मुंह दिखाने लायक होना चाहिए। ये सारी चीज बेसिकली ये इस पूरे देश के डेमोक्रेटिक सेटअप को हाईजैक करने की है। उसका मीडिया भी एक पार्ट है, जुडिशरी भी उसका एक पार्ट है, और जुडिशरी का एक बहुत बड़े हिस्से की जो आज स्थिति है, सुप्रीम कोर्ट की कितनी बातें अपने इलेक्शन कमीशन ने नहीं मानी आपको पता है। वीवीपैट, ईवीएम और बंट मेमोरी, इसको लेके कब ऑर्डर किया था? आज तक पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक जगह वेरिफिकेशन नहीं हुआ। करोड़ों रुपए लोगों ने जमा करा रखी है, रिजल्ट को चैलेंज कर रखा है। मान लिया सुप्रीम कोर्ट की बात। अभी 1 महीना पहले सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने क्या कहा, जब एसआईआर की सुनवाई हो रही थी कि साहब आप आधार को, एपिक को, वोटर आईडी का और राशन कार्ड को मान लीजिए, सुझाव दिया एसआईआर की। उन्होंने माना क्या? 65 लाख वोट एक झटके में साहब। ये राम प्रकाश जी एडिशन और डिलीशन तक का खेल नहीं है जो ये कह रहे हैं आपके सामने, जो अखिलेश यादव के सुप्रेशन का खेल। जैसे उन्होंने बताया कि पुलिस वाले वोट डाल रहे थे, एक पर्टिकुलर समुदाय के लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा था। ये उससे भी आगे की चीज है। ये पूरे इलेक्टोरल सिस्टम को हाईजैक कर लेने की बात है, एक खास एक पूरे इकोसिस्टम को मदद से और उसको डेवलप करके। और जो आपने कहा कि ये कैसे किया जाता है, अगर आप जानना चाहें तो इस सारे खेल की सबसे जो बेसिक रीड है वो है पन्ना प्रमुख। पूरे देश में जो पन्ना प्रमुखों का सेटअप है वो इस सारे काम को बहुत इफेक्टिवली अंजाम दे रहा है, आरएसएस के थ्रू और प्लायबल अधिकारियों के थ्रू। आप ये जो आपने देखा ना कि एक व्यक्ति का कर्नाटक के महादेवपुरा में वोट है, देखा ना आपने लिस्ट, उसी का लखनऊ में वोट है, उसी का वाराणसी में वोट है, उसी का मुंबई में वोट है। ये बात किसने पकड़ी थी पहले? ममता बनर्जी ने पकड़ी थी। कैसे करते हैं? जिस एरिया के अंदर जहां के फर्जी वोट हैं, कभी भी याद रखिएगा उन दोनों जगह पर एक फेस के अंदर वोट कभी नहीं होगा, अलग अलग होगा, ताकि वो सब जगह वोट डाल सके। नंबर 1, ये गेम क्या है इसको थोड़ा सा बारीकी से आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले राम प्रकाश जी हर विधानसभा और लोकसभा सीट के शुरुआत कैसे, मैं पूरा बता रहा हूं, किसी बहुत इनसाइडर ने ये सारी जानकारी दी और मुझे लगा दर्शकों के लिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको बताएं। हर विधानसभा और लोकसभा सीट के पिछले 20 साल का बूथ वाइज वोटिंग पैटर्न का ये अध्ययन किया गया है। बहुत ही वैज्ञानिक पत्ती है, ऐसे डेटा मैनिपुलेशन नहीं होता। डेटा मैनिपुलेशन इज ऑल्सो ए साइंस। किस बूथ पर, किस क्षेत्र में किसके कितने वोट आए हैं पिछले 20 चुनाव, 20 साल के अंदर। हर सीट का डेमोग्राफिक अध्ययन, जातिगत अध्ययन और धार्मिक समीकरण के आधार पर कहां पे किस कम्युनिटी, किस कास्ट, किस रीजन, कौन सी वोट, ये सारा। उसके बाद ये जो पन्ना प्रमुख है वो ये बताते हैं कि साहब अगर आपको ये कंस्टिट्यूएंसी करनी है तो इतने वोट घटाने होंगे, इतने जोड़ने होंगे। जो आपने महादेवपुरा में देखा, मुंबई से बेंगलोर सेंट्रल की 7 सीटों पर खेल नहीं किया, 1 पे किया, 6 तो कांग्रेस ने जीती। महादेवपुरा में ऐसा खेल किया कि पूरा लोकसभा का रिजल्ट बदल गया, 6 की जीत और 1 की हार, उससे कांग्रेस आ गई। तो ये जो है पूरे पूरे उसमें नहीं करते, पूरी स्टेट में नहीं करते, एक पूरी पार्लियामेंट में भी नहीं करते। फोकस और टारगेट करके 20% सीटों के आसपास, 10-15%, 15 से 20% सीटों के आसपास ये गेम किया जाता है, किसी इनसाइडर ने बताया। उसके बाद पन्ना प्रमुख के पास हर बूथ की और अपने पन्ने की एक एक जानकारी, वो बता देगा कि राम प्रकाश जी किसके वोटर हैं, ये किसका वोटर। धीरे से जो ऐसे वोटर हैं जो प्रतिरोध नहीं करेंगे, जिनको पता नहीं लगेगा, जो कम पढ़े लिखे हैं, कमजोर वर्ग के हैं, कोई अल्पसंख्यक है, जो मतलब किसी भी रूप में वंचित है, उसका वोट काटना सबसे आसान है। उसको उड़ा दिया और अपने लोग भर दिए। आपने एड्रेसेस देखे, हाउस नंबर 0, कितने एड्रेस देखे ऐसे? पिता के नाम देखे आपने, XYZ, ADB, जो फादर के नाम। एक आदमी के 42 बच्चे, मैंने लिस्ट भेजी है, वो दिखा दीजिएगा आप। जितने भी कुकर्म हो सकते हैं वो सारे के सारे किए जा रहे हैं। आपने अध्ययन कर लिया कि इस सीट पर, इस बूथ पर जो पन्ना प्रमुख है, एक बूथ के ऊपर 5 से 6 पन्ना प्रमुख है, 7 भी हो सकते हैं। उनका ये ज्वाइंट ऑपरेशन है आरएसएस का।
पूरे देश के अंदर है। और किसी पार्टी के पास ना तो रिसोर्सेज है और ना ही मैन पावर है उस तरीके की, और इनके पास आज सब कुछ है। ये चीज आपने अभी देखा, बिहार में देखा SIR के दौरान, ममता ने बताया, अखिलेश ने बताया, कर्नाटक में राहुल गांधी ने पकड़ लिया, मध्य प्रदेश में आपने वो सारी लिस्टें देखी है कि घर में 200-200 वोट, दिल्ली के चुनाव में केजरीवाल ने दिखाया, छत्तीसगढ़ में आपने देखा, राजस्थान में देखा। और ये फिर सारी बात क्या होती है कि वोट जोड़ दिए जाते हैं, जिसके काटने हैं काट दिए, जोड़ने हैं जोड़ दिए। उसके बाद भी जो अखिलेश बता रहे थे कि फिर भी दांव ना लगे और मूछ पर आ जाए कि तो जीतना ही है, मान लीजिए बाई इलेक्शन, तो उसमें फिर सुप्रेशन कीजिए, एडिशन डिलीशन तो आप कर चुके, फिर सुप्रेशन कीजिए कि उनके महिलाओं के वोट पूछने लगिए पहले जो आपको वोट नहीं देने वाली। आपने देखा लगातार कैमरे पे, लगातार बाई इलेक्शन के अंदर कि पुलिस वाले रोक रहे थे वोट डालने से। तो वो सारा एक पूरे का पूरा सिस्टम 15 से 20% वोटों पर वो सारा किया जा रहा है। हर जगह के फर्जी वोटों का इनके पास बाकायदा रिकॉर्ड है, कहां पर वो आदमी है, कब उसको बुलाया जाना है, कैसे उसको बुलाया जाना है, क्या उसकी व्यवस्था है, वो सारा चीज। और जो दो फर्जी, जिस एरिया के वोटर फर्जी हुए, उनका कभी भी वोटिंग सेम बैच उसमें नहीं होगा जो फेस होता है ना। जैसे बेंगलुरु का आप कभी भी देखिए, क्योंकि बेंगलुरु में ये वोटर पकड़ा गया, इसका और वाराणसी का या बनारस का सेम डे वोटिंग कभी नहीं होगा, क्योंकि उनको तो पता है ना। और ये चुनाव आयोग की सीधी सीधी मिली भगत है, सीधी मिली भगत है। वरना तो आप मुझे ये बताइए, 48 घंटे से ऊपर का समय होने वाला है जब मैं और आप बात कर रहे हैं। जो आरोप राहुल गांधी ने लगाए, क्या चुनाव आयोग ने उसका पैरावाइज जवाब दिया? पैरावाइज जवाब बनता है, नहीं बनता? चलो छोड़ दीजिए, पैरावाइज जवाब नहीं दिया। जांच की कोई बात कही, कोई स्वीकार किया, खारिज किया, ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड 2 शब्द कहे, क्या है ये? दे आर कंप्लीटली ऑन बैकफुट, दे आर कॉट रेड हैंडेड। और ये सारे का सारा इकोसिस्टम केवल यहां पर नहीं है, ये पूरे देश के अंदर है। और पूरे देश की डेमोग्राफी को इस एडिशन, सब्सट्रैक्शन, सुप्रेशन के जरिए बदला जा रहा है बीजेपी के हिसाब से, ताकि वो कभी चुनाव ही ना हारे। इस काम में पन्ना प्रमुखों की बड़ी भूमिका है, प्लायबल बियोलोज की भूमिका है। और सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन क्या है कि जो बीजेपी के अपोनेंट्स हैं, उनके पास ना तो वो साधन बचे फाइनेंशियली, ना उनके पास वो कार्डर बचे, और ना उनके पास वो विल पावर बची लड़ने की। तो सारी की सारी सिचुएशन बेसिकली क्या है? विन विन सिचुएशन है। और पूरे देश को बीजेपी के हिसाब से, वोटिंग के हिसाब से समरूपता करना चाहते हैं कि समरूप हो जाएगा। और वो क्या करते हैं? हरियाणा में आपने एक ऑब्जर्वेशन की होगी तमाम राज्यों के अंदर कि लगातार शिकायत आ रही है कि 70 से 80% अधिकारियों की पोस्टों पर बाहर के लोग लग रहे हैं। हरियाणा वालों को क्या मिलता है? डी ग्रुप, क्लास 4, बाकी सारे बाहर से आ रहे हैं। यानी कि जो प्लायबल लोग हैं बाहर से, संघ के जरिए उनको यहां पर नौकरियों में लगा दो, जेई, SDO, लेक्चरर्स, प्रोफेसर, सबके सब बाहर। तो पूरा जो भी एरिया आपके लिए पॉलिटिकली असहज है, जिसको आप विनोवर नहीं कर पा रहे तमाम कारणों से, कास्ट के कारण, कम्युनिटी के कारण, रिलीजन के कारण, उसकी डेमोग्राफी बदलने का लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, ये सारा का सारा आप देख रहे हैं। और यही इनके चुनाव जीतने का वो अचूक फार्मूला है जो आपने तमाम राज्यों में देखा। और एक चीज और भी मैं जो आपको कहता हूं हमेशा, कि चुनाव के बाद, परिणाम आने के बाद भाजपा, चुनाव के इमीडिएट बाद कितनी जगह पर आपने सेलिब्रेट करते हुए देखी, कितनी जगह विजय जुलूस देखे आपने? क्यों नहीं निकलते हुए विजय जुलूस, क्यों खत्म हो गए? उनको पता है कि तुम्हारी जीत कैसी, इसलिए चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, चुपचाप जीत के निकल जाओ, कहीं कोई उत्सव नहीं। और पार्टी के कार्यालय में जो प्रदेश का है, वहां पर मोदी जी आएंगे, वहां शपथ ग्रहण होगा, वो सारा नाटक होगा। ये नई पूरी की पूरी चीज है। चुनाव आयोग भारत भाजपा की सरकार की कठपुतली नहीं है, उसका एक पार्टनर है। चुनाव आयोग अंपायर नहीं है, वो उनका ओपनर है, ये मान करके चलिए। और ये जो राहुल गांधी ने जो निकाला है ना, इसके तमाम फैक्ट चेक हो गए। आपने देखा जो पोमेरियन मीडिया परसों खारिज कर रहा था इसको, वो वहां पर जांच करने के लिए गया, और आपने देखा कि किराए के घर के अंदर जो बीजेपी कार्यकर्ता का है, उसके नाम पर 60 एड्रेस थे एक कमरे के घर में। और ये पूरे देश का पैटर्न है, कहीं भी देखिएगा। वही हाउस नंबर 0, देश की कोई वोटिंग लिस्ट निकाल लीजिए, किसी निर्वाचन क्षेत्र, आई चैलेंज यू, किसी की भी निकाल लीजिए, हाउस नंबर 0, हाउस नंबर 00, हाउस नंबर 000, कहीं भी देखिएगा। फादर के नाम फादर, फादर के नाम ADG, ZBA, ये फादर के नाम। फोटो के नाम पर आपने देखे किस तरीके के, फॉर्म 6 के नाम पर किस तरीके वोटर एडिशन में। ये पूरे देश का पैटर्न है। पूरा जो दुनिया के अंदर जो एंटी इनकम्बेंसी का कंसेप्ट है किसी डेमोक्रेसी में, क्या कारण है कि वो भारत में खारिज हो गई? तमाम ऐसी परिस्थितियां होने के बावजूद
वो सारा है ये मैनिपुलेशन। मैं इसको ब्रेन हैकिंग कहता हूं, इसको डेमोक्रेटिक हैकिंग कहता हूं, और चुनाव आयोग एज एन इंस्टीट्यूशन की हैकिंग कहता हूं, जो जैसे मीडिया की हैकिंग हुई है, जैसे हमारी पूरे ब्रेन की हैकिंग कर ली गई है, ये उस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। और इसको जब भी आप खोलेंगे, भारतीय जनता पार्टी के हाथों के तोते क्यों उड़े, वो तो इतने बड़बोले लोग। जो राहुल गांधी ने कहा उसकी मेरिट पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, बाकी बकवास सारी कर रहे। इसका मतलब वो पकड़े गए। आपने चोर को सामान सहित पकड़ लिया, वो आपसे एफिडेविट मांग रहा है, इतनी सिखाए जी। अब एफिडेविट मांग लिया वो ठीक है, घर किसका था, क्या था, कैसे हो रहा है, किसको बचाना है, इन सारी चीजों से भागते हुए चुनाव आयोग दिखाई दे रहा है साफ तौर पे अपनी जिम्मेदारी। चुनाव आयोग को पहले ये चाहिए था कि भाई जब एक दावा आ गया वो उनको जो भी रिस्पॉन्स कर सकते थे करते, और उनसे इसके साथ करते कि ठीक है आपने ये बात कही है, इसकी विस्तृत जांच कराई जाएगी, जांच में जो कुछ होगा वो देखेंगे, फिर उसके बाद उसके हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। कायदेन ये होना चाहिए था। लेकिन जो दिखाया गया सर, शुरुआत हुई थी ईवीएम हैकिंग से कि ईवीएम हैक कर लिया जाता है, फिर ये साबित करने के लिए कह दिया गया, फिर कहा गया चुनाव की तरफ से कि बिना छुए आपको हैक करना है। उसके बाद चुनाव आयोग हमेशा ये उदाहरण प्रस्तुत करता रहा कि देखिए कोई जो है ईवीएम हैक नहीं कर पाया। फिर उसके बाद वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों के तमाम आरोप लगे, जगह जगह वोटर्स के रोकने के आरोप लगे, लेकिन कभी चुनाव आयोग जागा नहीं, कभी चुनाव आयोग ने स्वीकार नहीं किया ये सारी चीजें। क्या इस स्वीकार न करने के पीछे की जो मंशा है, राहुल गांधी उसको उजागर करने में कामयाब रहे हैं, और पूरी मंशा पूरे तरीके से जो जो तरीके चुनाव आयोग ने अपनाए वो सारे तरीके बताने में कामयाब रहे हैं राहुल गांधी? राम प्रकाश जी, 2018 तक आप भी को ध्यान होगा, मैं तो चुनाव आयोग कवर ही करता था। चुनाव आयोग में एक छोटी संशय भी आता था तो चुनाव आयोग यूज टू एड्रेस दैट, दे यूज टू रिप्लाई टू दैट। उनकी एक मिनिमम जवाबदेही थी, वो जवाबदेही भी करते थे और सबूत भी देने की कोशिश करते थे। ये सारा खेल हुआ 2018 के बाद, जब ये तय हो गया कि इसी सत्ता को सुनिश्चित रखना है येन केन प्रकरण। उसके अंदर सुनील अरोड़ा, उसके बाद चंद्रा, उसके बाद राजीव कुमार, उसके बाद ज्ञानेश कुमार गुप्ता, इन्होंने एक नया चुनाव आयोग बनाया। और वो चुनाव आयोग क्या है, जैसे ही आप सवाल, डेमोक्रेसी का मूल क्या है, सवाल, जैसे ही आप सवाल पूछेंगे वो आपको काटने दौड़ेंगे, वो आपको देशद्रोही घोषित कराएंगे तमाम ट्रोल सेना के द्वारा, आपकी किसी भी सवाल का जवाब नहीं देंगे। ये शुरुआत कहां से हुई थी, सुनील अरोड़ा से, और उसके बाद गुप्ता से होते 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 कहां तक हुई, यहां तक आ गई। तो जब आप जवाब नहीं देंगे, मुझे आप एक बात बताइए, आपने हैकाथॉन आयोजित किया चुनाव आयोग, हैकाथॉन में आपने क्या कहा कि आप इसको हैक करके दिखाइए, टच नहीं करेंगे, यही कहा ना। तो जो सिंबल लोडिंग मशीन है, जब इसको सिंबल लोड करते ईवीएम जो चुनाव के लिए जाती है, क्या वो उसको टच नहीं करते, क्या उसको डेटा लोड नहीं करते? जब वो सारी चीजें करते हैं तो हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करने वाला आदमी उसको क्यों नहीं टच करेगा? ये कौन सी वो था चैलेंज? तो बेसिकली क्या है कि मंशा आपकी पारदर्शिता की है, आपको लफाजी करनी है, आपको शेरो शायरी करनी है, आपको एक इकोसिस्टम के लिए काम करना है, डेमोक्रेसी के लिए काम नहीं। और आप एक पॉलिटिकल पार्टी के प्लेयर है, ओपनर है, और वो कैसे है, एक इसको यहीं तक सीमित मत रखिए। पहले सवाल का जवाब दिया जाता है, चुनाव आयोग जवाब दे था, अब चुनाव आयोग आपको काटने दौड़ता है, और कोई भी सवाल पूछे तो उसको आप कोई जवाब नहीं देंगे, बाकी चुनाव आयोग को छोड़ के बाकी सारा सिस्टम, आईटी सेल, बीजेपी, मीडिया, सब उसको टारगेट करेगा। इससे आगे चलिए आप, इससे आगे क्या है, जब किसी स्टेट के अंदर चुनाव होता है, सबसे पहले क्या चुनाव आयोग सुनिश्चित करता है कि प्रधानमंत्री के जो सरकारी तूफानी दौरे हैं वो पूरे हो जाए। भाजपा के हिसाब से चुनाव का कार्यक्रम घोषित होता है, एक स्टेट में 7-7 दौर के चुनाव होते, देखा। जिन एरियाज के अंदर भाजपा मजबूत है वहां हमेशा पहले 2-3 फेजेस में चुनाव होगा, और चुनाव का कार्यक्रम इस तरीके से तय होगा कि जब 48 घंटे का साइलेंस पीरियड है, उस समय मोदी जी उसके आसपास कहीं दूसरी राज्य में प्रचार करेंगे। ये शुरुआत वहीं से हो जाती है, और अल्टीमेटली ये पन्ना प्रमुखों के जरिए जो ये वोटर लिस्ट आपके सामने है, ये यहां आकर के समाप्त होती है। इसीलिए आपने देखा कि 2 दिन से चुनाव आयोग के मुंह से चूनी निकल रही। छोड़िए सारी बात, वो इसको खारिज तो कर ही सकते थे भाई, ज्ञानेश कुमार गुप्ता खारिज कर देते कि राहुल गांधी सारी बकवास कर रहे, कर्नाटका सीओ कह देते बकवास है, या अगर वो ईमानदार होते तो उनको एक लाइन कहनी थी कि गंभीर मामला है, हम इसकी जांच करा लेते हैं, इसमें तो कोई आफत नहीं थी। वो कैसे कहें, आप ये देखिए, जो चीजें राहुल गांधी ने पूरी की पूरी लिस्ट निकाल दी, 6 लाख में से 1,250,000 करोड़, मजाक है क्या? ये वही पैटर्न है।
इस देश के अंदर माइनॉरिटीज का लगभग 20% के आसपास वोट है, और आरएसएस क्या करना चाह रहा है, उतने ही वोट, मुझे ये किसी अंदर के आदमी ने बताया, उतने ही फर्जी वोट अल्टरनेट इस तरीके से क्रिएट कर दो, हर एक कंस्टिट्यूंसी के अंदर अपनी सुविधा, कहीं कम कहीं ज्यादा, मैक्सिमम फोकस है कंस्टिट्यूंसी में, जो फाइनली निर्णायक हो सके। तो ये वो प्रोजेक्ट है सारे का सारा, जिसको लेकर के ये मुंह नहीं खोल पा रहे। महादेवपुरा में ये पकड़े। चुनाव आयोग भले ही मुंह नहीं खोलता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो खोल दिया है सर। सरकार में बैठे लोग तो बता रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है एनजीओ के आंकड़े पढ़ रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी उनका मेरिट पे जवाब दे देना। बीजेपी एक बार ये कहे कि राहुल गांधी ने 5 कैटेगरी के फर्जी वोटर पकड़े हैं, ये सारे नकली हैं, गलत है, कह के दिखाए वो ये बात, कोई नेता कह के दिखाए। लफाजी के अलावा कुछ मेरिट देखिए, आपने मेरे ऊपर कंक्रीट आरोप लगाए 1 2 3 4 5, मैं उनको पैरावाइज खारिज करूंगा ना साहब, या मैं ये कह दूंगा कि राम प्रकाश जी मेंटली अनस्टेबल, वो आप अनस्टेबल नहीं, वो मैं अनस्टेबल हूं एक्चुअली, मैं सुरक्षा भाव से पीड़ित हूं। इसलिए किसी चीज को सिरे से खारिज कर देना या उसका मेरिट पे जवाब देना, यही तो मेरिट तय करता है। चुनाव आयोग ना हाँ कर पा रहा, ना कर पा रहा, ना उसको स्वीकार कर पा रहा, ना खारिज कर पा रहा, ना उसको ये कह रहा कि हम इसकी जांच कराएंगे। और जो ये परसों एफिडेविट दिया है राहुल गांधी को, जो फॉर्मेट में नाम लिख के, आपको पता है क्या है वो एफिडेविट ऐसे नहीं दिया जा सकता। जब आप हर एक साल, आपको पता है वोटर सूचियों का पुनरीक्षण होता है एनुअली, जो बिहार में हो रहा है स्पेशल, वैसे हर साल पूरे देश के हर कंस्टिट्यूंसी के अंदर होता है। उसका एनुअल हो चुका है ऑलरेडी सर, एनुअल फरवरी में जारी हो चुका है फाइनल लिस्ट। मैं आपको कुछ और कह रहा हूं, जो राहुल गांधी को एफिडेविट का फॉर्मेट दिया गया है वो उस समय का है। उस समय आपको जब वो प्रोसेस चल रहा होता है, मुझे राम प्रकाश जी की वोट जुड़वानी है तो उस फॉर्मेट में दूंगा, मैं कटवाना है तो उस फॉर्मेट में दूंगा। ऐसे नहीं कि मैं साल के किसी भी दिन जाके आपने मुझे फॉर्मेट पकड़ा है मैं दिया है, वो ड्राफ्ट सूचियों के समय दिया जाता है। तो चुनाव आयोग चूंकि इतना हड़बड़ी में है कि उसको कुछ समझ नहीं पा रहा, तो राहुल गांधी को घेरने के लिए उन्होंने वो एफिडेविट दे दिया। मैंने तो आपसे ये कहना कि ऐसा एफिडेविट केवल 2 लाइन का एक चुनाव आयोग के ज्ञानेश कुमार गुप्ता दे दे, कर्नाटक के सीईओ दे दे कि साहब हमारी ये वोटर सूची ठीक है और राहुल गांधी बकवास कर रहे हैं, हो जाए, लेट इट बी। तो सर भाजपा और केंद्र सरकार के मंत्री जो जवाब दे रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने कल सीतामढ़ी में बोल दिया इन सारी चीजों को लेकर, तो इसको आप चुनाव आयोग का जवाब नहीं मानेंगे क्या? नहीं, चुनाव आयोग को क्या दिक्कत है? भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग की मुखपत्र है क्या? भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग की क्या है? सिक्योरिटी में लगे पीएसओ है क्या वो उनके? पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेता। चुनाव आयोग के मुंह में जुबान नहीं है क्या? चुनाव आयोग के पास जवाब नहीं है क्या? चुनाव आयोग का संवैधानिक स्टेटस नहीं है क्या? क्या उनके पास प्रवक्ता नहीं है क्या? उनके पास 3 चुनाव आयुक्त नहीं है क्या? उनका पूरा सिस्टम नहीं है क्या कम्युनिकेशन का? Why should BJP defend the election commission in the first place? Who is BJP? Are they partners in the crime? Who are they? And why they are? Why not election commission? Why not Ganesh Gupta? Why not his 2 colleagues? Let them answer to the nation. Where is the issue? Why is BJP replying on their behalf? Who is BJP? अब ऐसे तो सर अदानी पे भी जब सवाल पूछा जाता है तो भाजपा ही जवाब देती है, तो अब उसको क्या मान लिया जाए कि भाजपा अदानी से अलग है, क्या अदानी भाजपा से अलग है? भाजपा ही अडानी है, अडानी भाजपा है, तो फिर कहिए आपके चुनाव आयोग और वो एक ही। लेट ज्ञानेश कुमार गुप्ता से दिस कि भाई हम तो नहीं बोल पा रहे, जो अमित शाह जी कह रहे हैं वो ठीक है, जो संबित पात्रा कह रहे हैं वो ठीक है, जो आईटी सेल कह रही है अमित मालवीय वो ठीक है। अमित मालवीय कल हालत देखी होगी आपने, आज तक का जो आपका सबसे देश चैनल है दुनिया का, उन्होंने एक लगा दी कि राहुल गांधी बकवास कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। जुबैर ने वो चेक करके बता दिया कि नहीं, उनकी फाइंडिंग ठीक है। आज तक ने वो डिलीट कर दिया अपना जो पोस्ट था, वो उनकी उस पर क्या नाम है, अमित मालवीय की उस पर अब भी लगा हुआ है। तो फिर आप राम प्रकाश जी ये कहलवा दीजिए ना ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी से कि साहब हमारी तरफ से तो अमित शाह जी जवाब देंगे, हमारे ऑफिशियली अमित मालवीय जी देंगे। कहां समस्या है इस देश में? देश देख तो रहा है, लेकिन ये ऑन रिकॉर्ड नहीं आया है। अडानी जी पे आपको कोई कंफ्यूजन है, ज्ञानेश गुप्ता पे कोई वो है? मुझे आप एक सवाल का जवाब दीजिए, बाकी छोड़ दीजिए ये वोटर सूची वगैरह साहब। इस देश के 2 चुनाव आयुक्तों ने रहस्यमय हालात में इस्तीफा दिया। कौन थे वो? अशोक लवासा साहब गए कि नहीं गए बीच में? उसके बाद अरुण गोयल, जो इसी सरकार ने दोनों नियुक्त किए थे। किन परिस्थितियों में गए वो? क्यों गए? पता है आज तक देश में किसी को? जब चुनाव आयुक्तों, फिर वही बात आप कहेंगे तो इस देश में तो जगदीप धनखड़ भी गए, तो इस देश में तो आरबीआई के गवर्नर भी गए, पिछले गवर्नर भी गए, इनके लगाए हुए भी गए। तो ये कौन सा लोकतंत्र है राम प्रकाश जी? यही तो सवाल है दर्शकों के लिए, किस इकोसिस्टम में जी रहे हो आप? ये ईवीएम हैकिंग नहीं है, ये वोटर हैकिंग नहीं है।
ये आपकी माइंड स्पेस की हैकिंग है, ये डेमोक्रेसी की हैकिंग है एज ए इंस्ट्रूमेंट। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा, कोई फैसला माना क्या? क्या चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गया क्या? क्या बंट मेमोरीज कंपेयर करवा दी क्या? करोड़ों रुपए जमा कराए नहीं लोगों ने, हरियाणा में भी कराए, बाकी स्टेट्स में भी कराए, हो गया कंपेरिजन? जस्टिस खन्ना रिटायर होके भी चले गए, उन्हीं की बेंच का फैसला था, उन्हीं के पास पेंडिंग रह गए। कर लीजिए, आप क्या करेंगे? फिर आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं। तो आपको देखना है ना कि डेमोक्रेसी है भी है नहीं, दर्शकों को देखना पड़ेगा। और समस्या क्या है आप समझिए, ये जो लोग आवाज उठा रहे, कितने लोग? भारतीय जनता पार्टी को एक मूल फॉल्ट लाइन का पता है, माफ कीजिएगा दर्शक को इसको व्यक्तिगत ना ले, उसको ये पता है कि हमारे देश की, चाहता हूं मैं आज की तारीख में जब देश में, आपने कह दिया है तो मैं जरा वो भी समझ लूं कि जब देश में ये चल रहा है, होड़ चल रही है कि हम कैसे सरकार को जो है वो प्लीज करें, ऑबलाइज करें और फिर उसके बाद एक बड़ा पद लें। अरुण गोयल साहब इस्तीफा देने के बाद राजदूत बने, कहीं कोई ऐसा नहीं है कि वो खाली बैठे हुए हैं। तो अरुण गोयल साहब का इस्तीफा तो क्या सस्पेक्टेड नहीं माना जाएगा? राम प्रकाश जी, अरुण गोयल राजदूत बने, अशोक लवासा साहब एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट बने। इसमें कहीं कोई, वो तो रिकॉर्ड की बात है। मेरा आपसे सवाल ये कि उन्होंने चुनाव आयोग क्यों छोड़ा, किन हालत में छोड़ा? मैं तो सवाल ये पूछ रहा हूं आपसे। सत्ता को ये पता है कि इस देश के 80% लोग मूल रूप से कायर और यथास्थितिवादी, और ये आज से नहीं है, ये पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा है। आजादी के आंदोलन में कितने % लोग शामिल थे, उनको पता है इस बात का। और कायर की मानसिकता कायर ही समझ सकता है, उसको पता है ये स्टेटस कोइस्ट है, ये बाहर नहीं आएंगे, इनको आजादी चाहिए, इनको अधिकार चाहिए, लेकिन भगत सिंह राम प्रकाश जी के घर में चाहिए, मेरे घर में नहीं होना चाहिए। इस मानसिकता को ये लोग बहुत अच्छे से समझते हैं और उसी का फायदा उठा करके ये देश के एक कायर वर्ग को अपने साथ जोड़ने में कामयाब रहे। वही कायर इनकी ट्रोल सेना है, वही इनकी आईटी सेल है, वही इनके मीडिया में इन्होंने भरवा दिए। आप देखिए ना, किसी चैनल में स्टोरीज का क्या रन डाउन होगा, ये साउथ ब्लॉक तय कर रहा है। किस अखबार में कौन एडिटर होगा, किस चैनल में कौन एंकर होगा, कौन सा टाइम स्लॉट करेगा, ये सारा कहीं और से तय हो रहा है। कोई चैनल का मालिक वाली कोई नहीं, सबका मालिक एक है। क्या लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या? ये सारी चीज, इसलिए मैंने आपको कहा कि त्योहार का दिन है, लोगों को एक थॉट फॉर फूड दिया जाना चाहिए कि हो क्या रहा है देश के अंदर। राहुल गांधी इज वन पर्सन, ही इज फाइटिंग फॉर योर डेमोक्रेटिक वैल्यूज, बट आर यू फाइटिंग? भाई जिनके वोट कटे, सवाल तो वो है ना। कल भी मैंने यही जिक्र किया था कि भाई अब देश को समझना है कि ये क्या हो रहा है, इस पूरे खेल को बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। 70% लोग सीधे सीधे मुझे लगता है उन लोगों को पहले समझ लेना चाहिए, बाकी 30% जो भक्त हैं उनको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे समझ में आएगा, क्योंकि समस्याएं उनके सामने भी मुबाए खड़ी हैं। आज 70% लोगों के अगर वोट के अधिकार पर डाका पड़ रहा है तो कल 30% लोगों के भी वोट के अधिकार पर डाका पड़ेगा। उनको ये मानना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, बहुत दिन नहीं है, ये प्रक्रिया बहुत लंबी नहीं चल पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।